नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम के प्रेरणा पर। मित्रों, आज हम आपके लिए दो शिक्षाप्रद और मनोरंजक कहानी लेकर के उपस्थित हैं। आज की दोनों कहानियाँ अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की ये सुंदर सी कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा राज्य करता था। राजा कायदे कानून और नियम का बहुत ही सख्त था, परंतु सिर्फ प्रजा के लिए। स्वयं वह कोई नियम नहीं मानता था। सच है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। राजा के लिए कोई नियम कानून नहीं था। राजा के राज्य में सुदूर एक गांव था, चंपापुर। उस गांव में एक निर्धन किसान धर्मा अपनी पत्नी और बेटी चांदनी के साथ निवास करता था। किसान बहुत ही निर्धन था। बहुत मेहनत कर किसी तरह अपने खेत से कुछ अनाज उगाता था, परंतु राजा राजस्व मंत्री हर साल कर के रूप में उससे उपजा अन्न का आधा हिस्सा ले लेता था। उधर किसान की बेटी चांदनी सयानी हो चली थी। किसान को उसके विवाह की चिंता सता रही थी, परंतु वे करे तो क्या करे। सारा धन तो मंत्री हर साल कर के रूप में लेकर के चला जाता था। मंत्री की गुस्ताख इस कदर बढ़ रही थी कि गांव के एकमात्र कुंबा, जिसमें जमींदार का कुंबा भी कहा जाता था, उस पर पानी भरने का भी टैक्स बांध दिया गया। रोज एक सेर अनाज देने वाला ही उस कुएं से पानी भर सकता था। अब गरीबों का गांव, किसके पास इतने धन है कि पानी खरीद कर पी सके। साथ ही गांव की स्त्रियां पास की नदी से पानी भर लेती हैं। किसान की पत्नी अपने पति से कहा कि देखो जी, आप पानी खुद ही भर लाया करो। जवान बेटी को नदी में पानी के लिए भेजना ठीक नहीं। किसान बोला, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु मैं अकेला आदमी कौन कौन सा काम कर सकता हूँ। गांव की स्त्रियों के साथ अगर चांदनी पानी भरने जाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं। बस इस बात का ध्यान रखना कि अकेले उसे पानी के लिए कभी मत भेजना। चांदनी के प्रति चिंतित होना किसान और उसकी पत्नी को लाजमी था, क्योंकि चांदनी बहुत सुंदर थी। उसके जैसी लड़की दूसरी कोई नहीं थी। कहा गया है कि स्त्री यानी बेटी, बहू, पत्नी या घर की कोई भी स्त्री धन और भोजन को हमेशा दूसरों की नजर से ढक कर रखना चाहिए। तो किसान की बेटी को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंता में रहता था। एक दिन किसान की पत्नी ने कहा, इस तरह हम कितना दिन बेटी को अपने घर में रखेंगे। पिछले कई वर्षों से हम सिर्फ भोजन भरी ही धन कमा पाते हैं, ऊपर से हर दूसरे साल सूखा पड़ जाता है। मंत्री का मनमाना कर तो हमें जिंदगी भर गरीबी से उभरने नहीं देगा। अब आप बेटी के विवाह के लिए कोई दूसरा उपाय सोचिए। आप राजा के पास जाइए और बेटी के विवाह के लिए धन की मांग कीजिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि राजा मदद करने से आनाकानी नहीं करेगा। किसान की पत्नी की बात मान किसान राजा के दरबार में जाने को तैयार हो गया। राजा के दरबार में उससे गांव उसका काफी दूर था। वह बहुत सोच विचार कर दूसरे दिन राज दरबार के लिए निकल पड़ा, परंतु राज दरबार पहुंचने में किसान को बहुत विलंब हो गया। वह जब राज दरबार पहुंचा तो राजा का दरबार खाली हो चुका था। राजा भी अब उठकर अपने विश्राम गृह में जाने वाला था, तो किसान ने राजा से गुहार लगाई कि महाराज, मैं आपके साम्राज्य के एक गांव चंपापुर का रहने वाला हूं। मैं बहुत दूर से आपसे मिलने के लिए आया हूं। आप मेरी अर्जी सुन लीजिए। राजा इतनी बात सुन किसान से बोला, अंगतुक, तुम अपनी बात इम्तिमान से कहो। क्या कहना चाहते हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? किसान ने बताया कि महाराज, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरा नाम धर्मा है। मैं बहुत मेहनत कर अपने परिवार का गुजारा करता हूँ। आपके मंत्री मेरी आमदनी में से आधा अन्न कर के रूप में ले लेते हैं, जिसके चलते मुझे कोई बचत नहीं हो पाती है। मेरी एक बेटी है जो एक अब सयानी हो चली है। मुझे उसके विवाह के लिए धन चाहिए। आप दया सिंधु हैं। आपकी थोड़ी सी मदद मेरी बेटी का विवाह करा सकता है। राजा बोला, पहली बात की मंत्री आधा अन्न कर में लेता है, उसकी जांच कराऊंगा।
दूसरी बात कि तुम धन पाने के पात्र हो या नहीं इसका भी पता लगाऊंगा, परंतु दोनों में से कोई भी बात असल निकलती है और या झूठ निकलती है तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। आधा कर वसूलने वाला मंत्री भी दरबार में ही बैठा था। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि भोले भाले गांव वाले राज दरबार में राजा से शिकायत करनी भी आ सकते हैं। उसने सोचा कि अगर राजा ने गुप्त तरीके से जांच करा दी तो मेरी तो पोल ही खुल जाएगी। राजा भ्रष्टाचार के आरोप में मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। मंत्री अपनी शैतानी खोपड़ी से अपना बचाव का उपाय सोचने लगा। राजा ने किसान से कहा, तुम अपने घर जाओ, सही जांच के बाद तुम्हें तुम्हारे घर पर ही तुम्हारी बेटी के विवाह के लिए पैसे मिल जाएंगे, परंतु बात असत्य होने पर फांसी के लिए भी तैयार रहना। किसान वापस अपने गांव चंपापुर लौट गया, परंतु मंत्री को जब चैन कहा था वह रात में ही चंपापुर पहुंच गया और जमींदार से मिला। जमींदार और मंत्री की मिली भगत से ही वह प्रजा से आय के आधा कर वसूल रहा था। उसने जमींदार के साथ षड्यंत्र रचा कि इस गांव के लोगों को अन्न और धन देकर अपने पक्ष में कर लेने चाहिए, क्योंकि कल को कोई जांच करने आया और उस किसान के अलावा किसी ने भी हमारे खिलाफ मुंह खोल दिया तो आपकी जमींदारी और मेरा मंत्री पद चला जाएगा। ऊपर से राजा नाराज हुआ तो फांसी भी तय है। जमींदार ने उस किसान को छोड़ सभी के घर 5-5 बोरी अन्न भिजवा दिए और सबसे कहलवा दिया कि कोई जांच करने आया तो कह देना कि मंत्री जी कर में आमदनी के 10वां हिस्सा ही लेते हैं। तुम्हारी गवाही के बाद हम तुम्हें 100 रुपया और देंगे। दूसरे ने राजा ने अपने राजकुमार से कहा कि तुम अब बड़े हो गए हो, आने वाले समय में तुम्हें ही राजगद्दी संभालनी है, इसलिए तुम्हें पहले से ही प्रजा में बैठ बना करके रखनी चाहिए। आज तुम चंपापुर जाओ, वहां से 2 चीजों की जांच करनी है। पहला, राजस्व मंत्री के खिलाफ शिकायत है कि वह प्रजा से आय का आधा कर वसूल रहा है, जो एक भ्रष्टाचार है। दूसरा, तुम्हें एक किसान जिसका नाम धर्मा है कि घर जाकर पता लगाना है कि वह वास्तव में गरीब है या फिर गरीबी का नाटक कर रहा है। अगर वास्तव में बहुत गरीब हुआ तो उसे 500 मोहरें दे देना। उसे अपनी बेटी का विवाह करना है। राजकुमार दूसरे दिन चंपापुर पहुंच गया। उसने गांव के घर घर जाकर पहले तो पता किया कि मंत्री उससे कितने कर वसूल लेता है। उसे अगर हर घर से एक ही जवाब मिला कि मंत्री जी तो हमारी आमदनी का 10वां हिस्सा ही कर के रूप में वसूलते हैं। मंत्री जी बहुत नेक और भले इंसान हैं। राजकुमार बहुत क्रोधित हो उस किसान के घर गया जिसका नाम धर्मा था, जिसने मंत्री के खिलाफ शिकायत कर रखी थी। उस वक्त किसान और उसकी पत्नी घर पर नहीं थे। घर में सिर्फ उसकी बेटी चांदनी थी। राजकुमार की नजर उस लड़की पर पड़ी तो देखता ही रह गया। इतनी सुंदर लड़की तो उसने कभी नहीं देखी। राजकुमार कुछ देर के लिए अपना गुस्सा भूल गया और लड़की को देखता रहा। लड़की बोली, आप इस तरह मुझे क्यों देख रहे हैं? आप कौन हैं? किस लिए यहाँ आए हैं? राजकुमार बोला, मैं इस साम्राज्य का राजकुमार हूँ और आपके पिता से मिलने आया था। उन्हें ये बताने आया था कि उनके एक झूठ ने उनके प्राण संकट में डाल दिए हैं। मेरे पिताजी महाराज मेरे राजमहल लौटते ही उन्हें राजमहल बुलाकर फांसी पर लटका देंगे। राजकुमार बोला, मेरे पिता कभी असत्य नहीं बोलते। तभी वह लड़की बोली, मेरे पिताजी कभी असत्य नहीं बोलते। आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे पिता ने कौन सी बात असत्य बोली है? राजकुमार बोला, वही तो बताने आया था और आपके पिता को साथ लेकर राजमहल लौटने वाला था। परंतु लड़की बोली, परंतु क्या? राजकुमार बोला, मुझे आपको देखते ही आपसे प्यार हो गया है और जिससे प्यार हो जाता है प्रेमी उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। चांदनी बोली, राजकुमार, ये प्यार आपका क्षणिक भ्रम मात्र है, क्योंकि जब कोई पुरुष सुंदर स्त्री देखता है तो उसके मन में ऐसा विचार आता है और स्त्री भी किसी सुंदर पुरुष को देखती है तो उसके मन में भी यही विचार आता है। परंतु दोनों में थोड़ा फर्क होता है। पुरुष अपनी दिल की बात जुबान पर ला देता है, जबकि स्त्री दिल की बात दिल में ही छुपा लेती है, फिर उसे एक सपना समझकर भूल जाने की कोशिश करती है। खैर छोड़िए,
इन सब बातों को आप मेरे पिता की गलती बताइए कि उन्होंने कौन सा झूठ बोला है। राजकुमार बोला, आपके पिता धर्मा ने राजस्व मंत्री के खिलाफ झूठ दोषारोपण किया है। वह आमदनी का आधा कर वसूलता है, जबकि मैंने घर घर जाकर पता किया तो सबने कहा कि मंत्री तो आय का 10वां हिस्सा ही लेता है। चांदनी बोली, राजकुमार, कभी कभी देखी और सुनी बात भी असत्य होती है। उसके लिए आपको महाराज से थोड़ा समय लेना होगा और आप गोपनीय तरीके से पता लगाए तो सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। राजकुमार का चेहरा चमक उठा। उसने सोचा, चांदनी से मिलने का और समझने का वक्त मिल जाएगा। हम विवाह तो इस लड़की के साथ ही करेंगे। बैराज महल लौट गया और अपने पिता से सही तरीके से जांच के लिए 1 महीने की मोहलत मांगी। राजा ने राजकुमार को 1 माह की मोहलत दे दी। राजकुमार गोपनीय ढंग से बेश बदल कर पता लगाने लगा कि वास्तव में मंत्री कितना कर वसूलता है। उसे स्त्रियों से पता चल गया कि मंत्री कर तो आधा ही वसूलता है, परंतु धर्मा के घर को छोड़कर सभी के घर 5-5 बोरी अन्न भिजवा देता है। बदले में सभी को धर्मा के खिलाफ बोलना है। वह राजा के दरबार में गवाही देगा। राजकुमार को हकीकत पता चल चुकी थी। उसे चांदनी के सलह पर बहुत गर्व हुआ। राजकुमार को भी चांदनी पर और भी प्यार उमड़ आया। उसने मंत्री के खिलाफ शिकायत का पता तो दूसरे दिन ही लगा लिया, परंतु चांदनी से मिलने की चाहत में वह इस बात को राजा के सामने नहीं बताना चाहता था। वह रोज किसी न किसी बहाने चांदनी से मिलने जाया करता था। जब राजकुमार ने चांदनी की तारीफ उससे की और बताया कि तुम्हारे सुझाव ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। जात में पता चल गया है कि तुम्हारे पिता निर्दोष हैं और हमारा मंत्री जालसाज है। चांदनी ने कहा कि आपको ये बात तुरंत महाराज को बता देनी चाहिए, वरना मंत्री आपके खिलाफ कोई बड़ी साजिश कर सकता है। आपसे, वैसे राजकुमार बोला, वैसे आपसे तो मुझे भी प्यार है, परंतु क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? तब वह लड़की बोली, मुझे भी आपसे प्यार है, परंतु जब तक न्याय नहीं हो जाता मुझसे मिलने ना आया करें। राजकुमार बोला, मैं तुमको देखे बगैर रह नहीं सकता। चांदनी बोली, ये प्यार हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। राजकुमार बोला, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और विवाह भी तुमसे ही करूँगा। बस 1 माह की देर है। मैं जानता हूँ कि मेरे पिता इस विवाह को स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु मेरी माँ मेरा साथ देंगी। राजकुमार के विवाह के आश्वासन पर चांदनी उससे रोज कहीं ना कहीं छुपकर मिला करती थी। उधर मंत्री को पता था कि राजकुमार मेरे खिलाफ सबूत जुटाने के चक्कर में लगा हुआ है। उसने एक दिन पता लगा लिया कि राजकुमार तो किसान की बेटी के साथ कोई और चक्कर चला रहा है। उसने छुपकर देख भी लिया कि दोनों रोज नदी किनारे मिला करते हैं। मंत्री को बहुत सुनहरा मौका मिल गया। वे राजा के पास आया और उसको बताया, महाराज, राजकुमार का न्याय क्या करेंगे? भाई तो किसान की बेटी के मोह जाल में फंस गए हैं। राजा बोला, ये क्या बकते हो? हमारा राजकुमार ऐसा नहीं कर सकता। तुम जानते हो किस पर दोषारोपण लगा रहे हो। तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हें फांसी हो सकती है। मंत्री बोला, आप राजा हो, कुछ भी कर सकते हो। राजा बोला, तुम जानते हो मैं न्यायप्रिय राजा हूँ। अगर राजकुमार की गलती पकड़ी गई तो उसे भी फांसी पर चढ़ा दूंगा। उस किसान और उसकी बेटी को भी फांसी चढ़ा दूंगा। राजा मंत्री के साथ देखने के लिए गया तो मंत्री की बात सत्य निकली। राजकुमार किसान की बेटी के साथ प्यार मिलन था। राजा ये देख आपे से बाहर हो गया। उसने राजकुमार और किसान की बेटी को गिरफ्तार करा लिया। उसने किसान को भी बंदी बनवा लिया। मंत्री बहुत खुश हुआ कि मैं अपनी चाल में कामयाब हो गया। राजा अपनी कब्र खुद खोद रहा है। राजा राजकुमार, किसान और किसान की बेटी को बंदी गृह में डलवा देता है तथा घोषणा करवा देता है कि आज के तीसरे दिन तीनों को फांसी चढ़ा दी जाए। जब ये बात रानी को पता चली कि राजा ने राजकुमार को फांसी चढ़ा देने का ऐलान कर दिया है तो वह बहुत घबरा गई। उसने पहले राजा को समझाने की कोशिश की कि राजकुमार को आप मुक्त कर दें, परंतु राजा ने किसी की एक नहीं सुनी। उधर मंत्री खुशी के मारे पागल हो रहा था। उसने
चंपापुर के गांव वालों को एक एक सोने की मोहर तुरंत बंटवा दी और बेस बदलकर राजकुमार को फांसी चढ़ने का इंतजार करने लगा। उधर रानी अपने इकलौते राजकुमार को बचाने के लिए जी जान से लग गई। वे चंपापुर पहुंच गई और घर घर स्त्रियों से मिली। स्त्रियां एक एक मोहरे पाकर बहुत खुश थीं। उनकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। रानी ने स्त्रियों से कहा कि वह मंत्री का सही राज बताने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 1,000 सोने की मोहर और एक साड़ी, स्त्रियों को गहने और सब कुछ देगी। औरतें तुरंत मंत्री का सारा राज उगलने लगी। उसने बताया कि मंत्री ने 5 बोरी अनाज देकर किस तरह सबको अपने बस में किया और कल ही सबको एक एक सोने की मोहर दे गया है। रानी तो पहले ही जानती थी कि मंत्री गद्दार है। उसकी बुरी नजर राजमहल पर लगी हुई है, परंतु मूर्ख राजा कुछ समझ नहीं पा रहा। रानी ने सभी स्त्रियों से कहा, आप सभी को मेरे साथ राजभवन चलना होगा और ये मोहरे राजा को लौटानी होंगी। उसके बाद मैं 1,000 मोहरे आप लोगों को दूंगी। राजा से भी 1,000 मोहरे दिलवा दूंगी। रानी ने गांव की सभी स्त्रियों के साथ ले जाकर के राजभवन आए। इधर राजा मंत्री के साथ किसान और उसकी बेटी को फांसी देने का षड्यंत्र कर रहा था कि रानी के साथ चंपापुर की स्त्रियों को देख मंत्री के हाथ पांव फूलने लगे। स्त्रियां आते ही सभी मोहरे राजा के सामने रख दी और बताया कि मंत्री ने हमें किस तरह रिश्वत देकर के राजकुमार और किसान के खिलाफ बरगलाया है। राजा मंत्री के खुरापाती दिमाग पर हैरान हुआ और अपने सेनापति से बोला कि मंत्री को इसी वक्त फांसी चढ़ा दो। किसान की बेटी ने राजकुमार से प्यार करने का दुस्साहस किया है तो फांसी तो उसे भी चढ़नी पड़ेगी। रानी राजा का फैसला सुन आपे से बाहर हो गई और बोली, अब तो महाराज फांसी तो मुझे भी चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी कोई महाराजा की बेटी नहीं थी। मैं आपके एक कामगार की बेटी थी। आपने मुझसे प्रेम विवाह किया और मैं कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। आपके कर्मों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। आपके मन में गरीबों के प्रति मैल भरा हुआ है। मैं नहीं जानती थी, परंतु आज देख लिया है। आपको अपने बेटे और पत्नी की खुशी से कहीं ज्यादा दौलत से प्यार है। शायद आपकी नजर में राजकुमारियां सोने के खजाने से पैदा होती हैं, परंतु सत्य यही है कि राजकुमारी हो या किसी गरीब की बेटी, उसको जन्म एक स्त्री ही देती है। आप राजकुमार के प्यार को इस तरह नहीं मिटा सकते। आप अपनी सड़ी हुई सोच बदलिए और किसान की बेटी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कीजिए। राजा की आंखें अब खुल चुकी थी। वह अपने पागलपन पर पछता रहा था। उसने रानी को ही अपना न्याय मंत्री नियुक्त कर दिया। अब किसान की बेटी राजकुमार की रानी बन चुकी थी और सारा नगर, सारा राज्य खुशी से झूम रहा था। दोस्तों, आज की हमारी अगली कहानी प्रारंभ करते हैं। एक बार चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य अपनी रानी से वार्तालाप कर रहे थे तो रानी ने सवाल किया कि संसार में इस वक्त सबसे बड़ा दानी कौन है। राजा ने कहा कि आपका निर्णय तो विद्वान लोग ही कर सकते हैं। आपके लिए दूर दूर देशों के विद्वानों की राय लेनी पड़ेगी। वही इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि वास्तव में संसार में महादानी कौन है। राजा ने विद्वानों की एक सभा बुलाने का निर्णय लिया। उसने सैकड़ों राज्यों से विद्वानों को आमंत्रित किया। सभी ने अपनी अपनी राय रखी। उसमें से लगभग सभी ने राजा विक्रमादित्य को ही संसार का सबसे बड़ा दानी राजा बताया, परंतु एक साधारण सा दिखने वाला विद्वान ब्राह्मण ने राजा से कहा कि मैं अपने विद्वान भाइयों की भी राय से सहमत नहीं हूं। मैं नहीं मानता कि संसार में सिर्फ विक्रमादित्य ही महादानी है। मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता कि महाराज विक्रमादित्य दानी नहीं है, बल्कि दानी है, परंतु महादानी नहीं। विद्वानों ने ब्राह्मण से सवाल किया कि वही बताए कि संसार में महाराजा विक्रमादित्य से बड़ा दानी कौन है। तब ब्राह्मण ने बताया कि समुद्र के पार एक नगरी है जहां का राजा कीर्तिमान है, जो अपने को बहुत छोटा राजा मानते हैं, परंतु वे रोज अपनी प्रजा में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करते हैं। उसके बाद भी भोजन ग्रहण करते हैं। ये बात सुन कई विद्वानों ने उसका विरोध किया कि सिर्फ सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता
और आप सुनी सुनाई बात को सच बता हमारे महाराज का अपमान कर रहे हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि अगर बात असत्य निकली तो आप मुझे सूली चढ़वा दीजिए, मैं आप उसके लिए तैयार हूं। राजा ने ब्राह्मण के अटूट विश्वास पर उसकी निर्भीकता और सत्यवादी की प्रशंसा की और बहुत सारी असरपियां देकर ब्राह्मण को सम्मान के साथ अपने दरबार से विदा किया। राजा का एक मित्र एक बेताल था जो हवाई मार्ग से कहीं भी आने जाने में सक्षम था। राजा ने उसे बुलवाया और उससे आग्रह किया कि तुम मुझे राजा कीर्तिमान के नगर में पहुंचा दो। राजा ने अपना बहुत साधारण भेष बनाया और बेताल ने उन्हें कीर्तिमान के नगर में पहुंचा दिया और बेताल खुद से बाहर पेड़ पर जाकर के राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। उधर राजा एक कामगार बनकर राजा के दरबार में कोई काम मांगने गया। राजा कीर्तिमान ने कहा, तुम कौन हो और कौन सा काम कर सकते हो? तो कारगार बने राजा विक्रमादित्य बोले कि आप जो काम देंगे मैं वही काम कर दूंगा। मनुष्य को तो वह भी काम करने चाहिए जो कभी किसी ने ना किए हों। कीर्तिमान ने कामगार को एक रखवाले का काम दे दिया। राजा को कोई एक ठहरने का बहाना चाहिए था। दूसरे दिन राजा ने देखा कि कीर्तिमान 1 लाख स्वर्ण मुद्रा अपनी प्रजा में बांटे दे रहा है। उसके बाद भोजन करने गया है। ब्राह्मण की बात बिल्कुल सत्य निकली। अब राजा को ये जानने की उत्सुकता जागी कि कीर्तिमान 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं पाता कहां से है। वह सुबह कीर्तिमान के पीछे लग गया। कीर्तिमान एक देवी के मंदिर में गया, पूजा अर्चना की। उसके बाद मंदिर से बाहर आया। बाहर एक तेल का खोलता हुआ कुंड था जिसमें कीर्तिमान ने निसंकोच कूद गया। वह तेल में खोलकर पक गया। उसके बाद वह सचत न्यायी राजा कीर्तिमान को खा गई। बस बच गया राजा का अस्थि पंजर। छड़क के जाने के बाद देवी मां प्रकट हो गई और राजा की स्त्रियों को स्पर्श किया। राजा पुनः अपने वास्तविक रूप में जी उठा। उसके बाद देवी मां ने उसे एक स्वर्ण मुद्रा की थैली भेंट में दी। राजा वहां से वह थैली लेकर अपने दरबार में आया और उस थैली में से 1 लाख स्वर्ण मुद्रा निकाल प्रजा में बांट दी। राजा विक्रमादित्य को अब सारा रहस्य समझ में आ चुका था। दूसरे दिन राजा कीर्तिमान महल लौट आने पर विक्रमादित्य अकेली देवी के मंदिर में गया और पूजा अर्चना के बाद खोलते कुंड में कूद गया। तेल में पक जाने पर यक्षिणियां आईं और राजा को खा गई। बेस अस्थि पंजर ही बच गया। यक्षिणियों के जाने के बाद देवी मां प्रकट हुई और अस्थि को स्पर्श किया। राजा पहले जैसा जी उठा। माता उन्होंने मोहरों की थैली भेंट में दी, परंतु विक्रमादित्य ने नहीं लिया। इस प्रकार राजा का यह कार्य 8 दिन तक करता रहा। 9वें दिन देवी मां प्रसन्न हो वह थैली ही राजा को दे दी, जिसमें से रोज 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं कीर्तिमान को देती रहती थी। उसके बाद माता अपने मंदिर के साथ उस स्थान से अंतर ध्यान हो गई। दूसरे दिन राजा कीर्तिमान देवी के मंदिर गया, परंतु वहां मंदिर न पाकर बहुत दुखी हुआ। वह काफी चिंता में अपने दरबार लौट आया। वह दुखी मन से प्रजा से कुछ कहना चाह रहा था। शायद यही कहना चाह रहा था कि अब आज से किसी को कोई दान नहीं दे पाऊंगा। परंतु राजा विक्रमादित्य उन्हें वह थैली दे दी और कहा, महाराज मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। आपको रोज मरते देख मुझसे रहा नहीं गया। मैंने वह किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। मैं वह थैली ले आया हूँ जिसमें से मनचाहा दान आप कर सकते हैं। रोज रोज मरने से आपको मुक्ति मिल गई। अब ये थैली आप अपने पास रख लीजिए। राजा कीर्तिमान ने कहा कि आज तक तो मैं यही समझता था कि दुनिया में एकमात्र दानी हूँ, परंतु आपने सिद्ध कर दिया कि आप जैसा दानी इस संसार में कोई नहीं। कीर्तिमान राजा विक्रमादित्य को गले से लगा लिया। 2-4 दिन अस्तित्व स्वीकार कर राजा विक्रमादित्य बेताल के साथ अपने महल लौट आए। बेताल ने महारानी से बताया कि संसार में हमारे महाराज जैसा दानी कोई नहीं है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिए। तो मिलते हैं आगे इसी तरह की शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।